हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो मैं महेश कुमार पुरोहित महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं आपके 9वीं क्लास में जो ग्रामर पोर्शन है उसको मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग सही से देखें और अपना बेसिक जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें। ओके, और रेगुलर प्रैक्टिस में रहें। इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा सब्जेक्ट है जिससे रेगुलर टच में रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्रामर में आपका टॉपिक लेना चाहूँगा टेंसेस। इसका मीनिंग होता है काल। ओके, तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। जैसे टेंस क्या होता है या फिर टेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द टेंसेस। ठीक है, तो ऐसा कार्य जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, उस कार्य के समय का हमें ज्ञान होना कि वो जो कार्य है वो किस टाइम में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। बस इसी को हम टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये अपनी परिभाषा हो गई। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसके काइंड्स इसमें आपको 3 काइंड्स बताए जाएंगे। ठीक है, काइंड्स जिसमें नंबर 1 आपका चलेगा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में जो टाइप्स रहेंगे वो कितने रहेंगे? 4 टाइप्स, जिसमें नंबर 1 रहेगा आपका सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, नंबर 2 रहेगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, नोट करते रहें आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, नंबर 3 आपका रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, नंबर 4 आपका रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपके हो गए 4 टाइप्स किसके? प्रेजेंट के। इसके बाद में सेकंड आपका आएगा पास्ट टेंस। तो जिस तरह से इसके 4 टाइप्स थे उसी तरह पास्ट के भी आपके 4 रहेंगे, जिसमें नंबर 1 रहेगा सिंपल पास्ट, नंबर 2 रहेगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, नंबर 3 में आपका रहेगा पास्ट परफेक्ट। ओके, नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गए आपके 4 इसके। इसके बाद में थर्ड रहेगा आपका फ्यूचर। ये आपका फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर में भी आपके 4 टाइम्स रहेंगे, जिसमें नंबर 1 रहेगा आपका सिंपल फ्यूचर। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस। नंबर 2 रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, एंड नंबर 3 में फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट में आपका रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितने हो गए? 12 टेंसेस। तो टोटली आपके 12 टेंसेस सिलेबस में रहेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल के तीनों करेंगे। ओके, देन कंटिन्यूअस के तीनों करेंगे, देन परफेक्ट, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले मैं आपके साइड में लिखने जा रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे। अब देखा जाए तो हिंदी में पहचान अलग होती है और इंग्लिश में अलग होती है। हमारे एग्ज़ाम में जो है इंग्लिश के सेंटेंस आते हैं मोस्टली, जिसमें क्वेश्चन ये रहता है कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये क्वेश्चन रहता है, तो वो भी हम करेंगे और हिंदी में पहचान भी सीखेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे पहले हिंदी में पहचान के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जो होती है वाक्य के अंत में
वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि। ठीक है, ये रहती है इसकी पहचान। ओके, जैसे रहीम घर जाता है, ता है, ती है। ठीक है ना, तो लास्ट में ता है, ती है आए। इसके बाद में मैं बात करूँगा आपके रूल्स की, यानी इसके नियम क्या है। तो नियमों के बारे में आप पहले सुन लें, फिर मैं और लिख दूंगा, उनको भी आप सुनते रहें। तो सबसे पहली बात यही होती है कि जो सिंपल प्रेजेंट है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ मैं तो डू डज आती है। क्या आती है? डू डज। डज आता है सिंगुलर पर्सन के लिए और डू आता है प्लूरल पर्सन के लिए। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। और जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन होता है उसके लिए भी डू का यूज़ किया जाता है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। और जिस सेंटेंस में डू डज आते हैं उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम टाइप्स की बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस के टाइप्स इसमें 4 रहेंगे, जिसमें एक रहता है अफर्मेटिव रहता है, एक रहता है आपका नेगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव और एक होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, 4 टाइप्स रहते हैं। इन सब के अपने अपने पैटर्न होते हैं, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में भी हेल्प मिलती है। ठीक है ना, प्लस जो एग्ज़ाम में सेंटेंस आते हैं इंग्लिश के, उसमें भी हमें पैटर्न से हेल्प मिलती है। तो पैटर्न भी आपको ध्यान रखने हैं, रूल्स भी आपको ध्यान रखने हैं, आइडेंटिटी भी आपको ध्यान में रखनी है। सब बातें ध्यान में रखते हुए हम लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आप माइंड में रखें। और उसके बाद में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसका, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो डू डज है इसकी, वो अफर्मेटिव में नहीं आएगी। यानी इन 12 टेंसेस में केवल और केवल 2 टेंसेस ऐसे हैं जिसमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। एक तो सिंपल प्रेजेंट होता है, एक सिंपल पास्ट होता है। बस ये 2 टेंस है जिसके अफर्मेटिव में किसी भी हेल्पिंग वर्ब डू डज, डिड, विल, शैल, हैज़, हैव, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ठीक है ना, इसका आप विशेष ध्यान रखोगे। तो जब मैं इनके फॉर्मेशन या पैटर्न लिखाऊंगा तो ये सारी बातें आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ रूल्स की बात करता हूँ कि सबसे पहले इसमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डू डज। ठीक है, डू डज का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना। और एक वचन सिंगुलर, एक वचन कर्ता के लिए क्या आता है? डज का यूज़ होता है। ठीक है, डज का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना बच्चों, भूलना नहीं, डज का प्रयोग किया जाता है। ओके, सेकंड या थर्ड रूल बनेगा आपका प्लूरल, बहुवचन कर्ता के लिए। बहुवचन कर्ता के लिए इसका होता है डू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके डू डज। ठीक है बच्चों, इसके बाद में मैं 4th लेता हूँ जिसमें ये लिखूँगा कि डू डज के साथ हमेशा, हमेशा कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म V1 का प्रयोग किया जाता है। इसका भी आप ध्यान रखना कि जिस सेंटेंस में डू डज आते हैं उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना तो सेकंड फॉर्म, ना उसके साथ SES, कुछ भी नहीं। ओके, नंबर 5th में आप ये लिखोगे कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव, ठीक है, यानी सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य में क्या होता है? एक वचन कर्ता होने पर, एक वचन कर्ता होने पर वर्ब के साथ किसका यूज होता है? एस या ES का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है बच्चों, किया जाता है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मैंने क्या लिखा कि डू डज आते हैं, सिंगुलर में आपका डज आ गया, प्लूरल में आपका डू आ गया, डू डज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, नंबर 6, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव वाक्य में हमेशा, चाहे भले कोई भी टेंस है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना, नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो लाइन है ये हम हर टेंस में सेम होती है, तो शायद मैं हर टेंस में ना लिखूं, तो आपको यही बता दूं कि ये जो है हर टेंस में आपके लागू होगी। ठीक है, कौन सी लाइन, नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है। नंबर 7, इंट्रोगेटिव में, इन जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव वाक्य में हमेशा, यानी ये भी लाइन जो है हर टेंस में काम आएगी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब को या सहायक क्रिया को सर्वप्रथम, सबसे पहले लिखा जाता है। ये लाइन भी आपकी हर टेंस में रहेगी, इसलिए मैं इसके ऊपर भी जो है रेड बॉक्स बना देता हूँ। तो ये मैं बार बार किसी भी टेंस में नहीं लिखूँगा, इसका आप विशेष ध्यान रखें। देन उसके बाद में नंबर 8, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ लिखेंगे हम, सब्जेक्ट नहीं, कर्ता, कर्ता को हेल्पिंग वर्ब तथा नॉट के बीच, नॉट के बीच लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी आप ध्यान रखना। तो ये लाइन भी आपकी हर टेंस में आएगी। ठीक है, तो ये 3 लाइनें आपके हर टेंस में काम में लेनी है। ठीक है ना, एक हम ये लिखते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन यानी आई, वी और यू। ठीक है, इसके लिए इस टेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, डू का, डू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आई डू, वी डू, यू डू। ठीक है, चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो इसमें सेंटेंस रहेंगे वो रहेंगे, अफर्मेटिव रहेगा और रहेगा इंट्रोगेटिव। ठीक है, फिर रहेगा आपका नेगेटिव और एक रहेगा आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले आपका रहेगा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म और एस और एस, तो ये चीज़ तो आपकी किस में आएगी, प्लूरल में, और ये सिंगुलर में। देन ऑब्जेक्ट, ये आपका रहेगा। अब बात करें नेगेटिव की, तो पहले आपका सब्जेक्ट, देन डू डज, उसके बाद में आपका नॉट, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका रहेगा नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, तो पहले आपका डू डज, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में, तो डू डज पहले, देन सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट। ठीक है, नॉट के बाद में फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये आपका रहेगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। इस तरह से जो है आपके 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बन जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, सारे के सारे रूल्स, फॉर्मेशंस, ओके, देन डेफिनेशंस, आइडेंटिफिकेशन वगैरह, ये सब आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ। प्रैक्टिस को जो है आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको पहले सिंपल पास्ट के रूल्स बता दूं, तो प्लीज़ ध्यान से सुन लें आप। तो मैं सिंपल पास्ट की बात करूंगा,
जिसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगी डिड, इसमें क्या रहती है डू डज। ओके, तो इसमें डू डज सिंपल पास्ट में डिड। तो डिड एक्चुअली क्या है, अकेली है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सबके लिए डिड का यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जब सिंपल पास्ट का हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ना लगा के सेकंड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। उसके बाद में जब हम डू डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं तो डिड के साथ में भी हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो जिस सेंटेंस में डिड आता है उसमें कभी सेकंड नहीं आएगी, उसमें हमेशा फर्स्ट ही आएगी। तो सेकंड कहाँ आएगी? सेकंड आएगी अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, जो सकारात्मक वाक्य होता है नंबर 1, उसमें हम किसका यूज़ करेंगे? सेकंड फॉर्म का। ठीक है, बाकी जितने भी 3 सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम डिड का यूज़ करेंगे और उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसका भी आप ध्यान रखना। ठीक है ना। और पहचान की बात करूँ मैं तो इसमें हिंदी में पहचान जो है या ये जैसे गया गई, ठीक है ना, या फिर खेला खेली दौड़ी दौड़ा, ये सब सिंपल पास्ट में आते हैं। और इसमें पहचान में देखा जाए तो था ती थी, जैसे गाता था, खाती थी, थी। ठीक है, ये सब भी सिंपल पास्ट में ही आते हैं। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश की पहचान की बात करूँ मैं तो इसमें दोनों में अलग अलग रहती है। जैसे इसमें तो सिंपल पास्ट में तो आपके यस्टरडे, जैसे कल जो है हमारा बीत गया है, पास्ट में जाएगा, यस्टरडे आ गया, द प्रीवियस डे आ गया। ठीक है ना। तो सारे के सारे जो भी हमारा बीता हुआ समय है, पास्ट टाइम है, वो सारा पास्ट टाइम सिंपल पास्ट में आ जाएगा। ठीक है, 2 डेज अगो, 2 दिन पहले की बात है जैसे, तो 2 दिन पहले, ये भी किस में आएगा? सिंपल पास्ट में। दैट डे, उस दिन क्या हुआ था, तो उस दिन जो भी हुआ था सिंपल पास्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये सारी पहचान अभी हमें ध्यान में रखनी है। द लास्ट टाइम, द लास्ट मॉर्निंग, द लास्ट डे, लास्ट क्या है? पिछला, लास्ट में नहीं पिछला, तो पिछला क्या हुआ? बीता हुआ समय। तो ये भी, या इसको भी हम सिंपल पास्ट में लेंगे। लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग। ठीक है, तो ये सारे की सारी जो पहचाने हैं ये किस में आएगी? सिंपल पास्ट में आएगी। तो सेंटेंस को करते समय हमें सेंटेंस को ध्यान से देखना है कि उसमें हम कौन सा टेंस लगाए, क्योंकि हमारे सामने या हमारे सिलेबस में टोटली 12 टेंसेज, 12 टेंस होते हैं। तो उन 12 टेंस में पहचाने सबके अलग अलग रहती है। ठीक है, रूल्स सबके अलग अलग रहते हैं, सारी बातें सब में अलग अलग रहती हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। ओके, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं महेश कुमार पुरोहित, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो 9th क्लास के बच्चों, आप देखें सिंपल पास्ट टेंस मैं आपके लिए ग्रामर पोर्शन में लेकर आया हूं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट बताया था, तो वो भी आप देख लें। ठीक है, तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ सिंपल पास्ट के बारे में बताया था, तो डिटेल में मैं थोड़ा आज बता देता हूँ। सबसे पहले हिंदी में पहचान इसकी आप देखें कि क्या होती है। ठीक है, तो हिंदी में पहचान इसकी होती है या, ये, ता था, ती थी, ते थे। ठीक है ना, ये पहचान होती है। अब इसमें मैं रूल्स की बात करूं तो रूल्स सबसे पहले सभी प्रकार के कर्ताओं के लिए, सभी प्रकार के कर्ताओं के लिए किसका यूज होता है? डिड का। ठीक है, क्योंकि एक ही है तो डिड सबके लिए डिड का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में जब भी किसी सेंटेंस में डिड आएगा, यानी जिस सेंटेंस में
जिस वाक्य में डिड हो, ठीक है, उसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में कि इस टेंस के अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य में लिखते रहना बच्चों। ठीक है, सकारात्मक वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो कोई भी बच्चा जो है अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म ना लगाए। हाँ, फर्स्ट फॉर्म आपकी लगेगी तो अफर्मेटिव के अलावा जितने भी सेंटेंस हैं उसमें लगेगी। ठीक है, और उसमें डिड आएगा, इसका आप विशेष ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्मेशन, या हम इसको पैटर्न कह सकते हैं, जिसमें पहले आएगा अफर्मेटिव, ठीक है, फिर आएगा आपका नेगेटिव, नेगेटिव के बाद में आपका रहेगा इंट्रोगेटिव, ठीक है, और इसके बाद में रहेगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन लिखेंगे। तो फॉर्मेशन में अफर्मेटिव में सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद में सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ये आपका अफर्मेटिव का रहेगा। देन नेगेटिव में आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ये आपका रहेगा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में आप डिड को आगे ले लो, डिड के बाद में सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड पहले, देन सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे अंडरलाइन। वो अंडरलाइन इसलिए करेंगे क्योंकि हमें ये अंडरलाइन से क्या मालूम चलेगा कि जब भी हमारे इंग्लिश के सेंटेंस एग्ज़ाम में आए तब हमें सब लिखे हुए होंगे, बस अंडरलाइन वाले नहीं लिखे होंगे और हमें यहाँ पर ये लिखने हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, अंडरलाइन किया। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को ये रूल्स वगैरह सारे क्या कर लेने, लर्न कर लेने और सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है ना, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको सिंपल फ्यूचर के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा बहुत आप जान लें। तो बेटा सिंपल फ्यूचर में गाएगी, गाएगा, गाएगी, है ना, दौड़ेगी, ये सब आते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स की बात करूँ तो उसमें आती है विल शैल। ठीक है, इसमें आई और वी चलेंगे। हम ऐसा नहीं बोल सकते इसमें कि सिंगुलर के लिए ये आता है, प्लूरल में ये, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ कहीं भी फ्यूचर की बात आए वहाँ पर आपको आई एंड वी, तो आई और वी के लिए इसमें हम शैल का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं, शैल का। आई वी के अलावा जितने भी नाउन और प्रोनाउंस होते हैं उसमें आपका विल आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि विल शैल के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कोई भी बच्चा विल शैल के साथ सेकेंड, थर्ड फॉर्म इसका यूज़ ना करे। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये जितने भी फॉर्म्स है ये भी आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आपका वो सेंटेंस करेक्ट हो सकता है। अदरवाइज उसको इनकरेक्ट माना जाएगा और आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो स्पेशली जो मार्क्स हमारे एग्ज़ाम में कम आते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, वो ग्रामर को लेकर ही आते हैं, क्योंकि देखा ये जाता है कि काफ़ी बच्चों की ग्रामर जो होती है वो वीक होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग क्या करें, तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग अपना बेसिक क्लियर करें। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते रहें तो आपके धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म काफ़ी बच्चे होते हैं लर्न नहीं करते, इसीलिए उनको आते भी नहीं। तो प्लीज़ आप लोग याद करें। ठीक है, और बेसिक अपना धीरे धीरे इम्प्रूव करें। डेली रूटीन में आप 15 to 20 वर्ब्स भी यदि लर्न करते हैं इनफ है, 15 भी कर लें तो भी कोई नहीं। तो धीरे धीरे
जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा करते रहें। और अपने लोअर क्लासेस में जो भी आपने इंग्लिश में बेसिक के रूप में नहीं किया है उनको भी आप करते रहें, ठीक है। और धीरे धीरे अपने इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव कर लें, ठीक है। तो मैं आपकी बात कर रहा था फ्यूचर को लेकर, जिसमें मैंने आपको अभी बताया विल सेल। क्या बताया? विल सेल। तो विल सेल के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है ना। अब जो है विल सेल जिस टेंस में आते हैं उसमें क्या होता है, इंग्लिश की आइडेंटिटी भी अलग है। जैसे टुमारो, आने वाला कल, तो ये आएगा सिंपल फ्यूचर में। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, है ना, ये सारे के सारे ये भी किस में? सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। इसके बाद में द फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ, ये भी फ्यूचर में, ओके। ये सब करने के बाद में, ये सब समझने के बाद में हम क्या करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट भी सीखेंगे। देन उसके बाद में हम इंग्लिश के जो सेंटेंस अपने बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।